और आपका आज वीडियो में। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है ऋषभ शेट्टी द सेल्फ मेड स्टार हो कन्नड़ा सिनेमा कंतारा चैप्टर 1। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉग चैनल का लिंक स्ट्रॉन्ग लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हिम्मत तो इंसान के सीने की आग है, पर इस आग में कभी खुद को मत जलने देना। बात में दम है कि माल में दम है, समझ में नहीं आ रहा। इंडियन सिनेमा का एक ऐसा एक्टर, डायरेक्टर, राइटर जिसे ऐसे 3 साल पहले पैन इंडिया तो छोड़ो अपनी ही इंडस्ट्री में ज्यादा लोग नहीं जानते थे। You're an actor, you're a director, you're a writer. आपने अपने गांव की एक कहानी बनाई, पूरे वर्ल्ड में इट्स बिकम अ सक्सेस। आप फिल्में लिखते हैं, आप डायरेक्ट करते हैं, आप एक्ट करते हैं, आपको विश्वास नहीं होता किसी और पे कोई और अच्छा कर लेगा। सारा काम मैं करूंगा। लेकिन आज वो खुद अपनी जर्नी के एल्बम में झांकता है और ट्विटर पे पोस्ट करता है कि आज से ठीक 10 साल पहले एक टाइम पे इवनिंग शोज में एक छोटे से रोल के लिए स्ट्रगल करने वाला एक्टर की फिल्म आज पैन इंडिया में 5000 प्लस स्क्रीन पे रिलीज होती है और सारी की सारी हाउसफुल जाती है। दूसरी फिल्मों के शोज कूड़े में डाल के थिएटर ओनर्स उसकी फिल्मों को जगह देते हैं। सिनेमा के लिए इतना पागल एक ऐसा जुनूनी इंसान जिसने यहाँ तक पहुंचने के लिए घर घर जाकर वाटर कैन पहुंचाने से लेकर चाय पत्ती बेचने, स्पॉट बॉय से लेकर क्लैप बॉय तक का काम किया है। लेकिन उसका काम उसकी फिल्में देखकर पैन इंडिया के तो दिग्गज डायरेक्टर्स को भी इनसिक्योरिटी फील होने लगी। If okay, big budgets or something, and suddenly Kantara comes and making the numbers that's making, and like suddenly you don't need a big scale, huge scale film to do the big numbers. No, even a small film like Kantara can do. I watched Kantara and I was like, what the hell am I doing making action movies? Why can't I just sit down and just make a good movie? Just because there is a beautiful song. So Kantara is one of those movies that reinforced that thought process in me that I'm not going to watch another movie like that. तो हमारी सबसे सक्सेसफुल सीरीज राइज अप स्टार में आज हम आपको इंडियन सिनेमा के एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जो अपनी फिल्मों में कृष्ण, अर्जुन और वाल्मीकि यानी कि डायरेक्टर, एक्टर और राइटर तीनों होने के बावजूद वो इतने हम्बल है कि उनका कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लो, वो हमेशा अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपनी टीम को जरूर देते हैं। The producers से एक चाय कॉफी देने वाला प्रोडक्शन बॉय तक सबका कंट्रीब्यूशन है। जिस नेशनल अवार्ड पाने के लिए 150-200 फिल्में करके बैठे बड़े बड़े सुपरस्टार्स तरस के रह जाते हैं, अपने करियर में सिर्फ 15-20 फिल्में करने वाले इस एक्टर को नेशनल अवार्ड जैसा इतना बड़ा सम्मान एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार मिलता है। And staying with Kantara, I invite the director of the film, Rishabh Shetty, to receive the Golden Lotus. He also receives the award for the best actor in leading role. कांतारा एक दिल छू लेने वाली फिल्म जो दमदार तरीके से धार्मिक मान्यताओं के भीतर गहरी कहानी के माध्यम से दिलों को जोड़ती है। आज जिसके आगे पीछे प्रोड्यूसर्स घूमते फिरते हैं, एक टाइम पे उसने प्रोड्यूसर्स के यहाँ ड्राइवर तक का काम किया। तो आखिर कौन है ऋषभ शेट्टी, जिनका नाम भी असल में ऋषभ शेट्टी नहीं बल्कि कुछ और ही है। तो राइज अप स्टार की अनदर कंप्लीट वीडियो है जिसमें हम ऋषभ शेट्टी की इंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे ऋषभ खुद कभी भी कांतारा में एज ए एक्टर काम करने ही नहीं वाले थे, बल्कि फिल्म में एज ए लीड उनकी चॉइस कोई और ही था और ऋषभ को कभी भी एक एक्टर नहीं बनना था। और आपको शायद ही पता होगा कि ऋषभ शेट्टी एक ट्रेंड नेशनल जूडो रेसलर भी है। तो फिर से कहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो ना होकर कुछ ऐसा है जो अगर आप लाइफ में ऐसे मोड़ पे फंस चुके हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ से अब सब कुछ खत्म है, कोई रास्ता नहीं बचा, तो ऋषभ शेट्टी की जर्नी जानने के बाद आपको भी अपने इस विचार पे दोबारा विचार करना पड़ेगा। और इतना कुछ आपको किसी भी इंटरव्यू पॉडकास्ट में जानने को नहीं मिलेगा। तो कांतारा के उडुपी जिले के केराडी के एक छोटे से गाँव में, मतलब एक मिडिल क्लास तुलु समुदाय के एक परिवार में एक लड़का पैदा होता है ऑन 7 जुलाई 1983, जिसका नाम रखा जाता है प्रशांत शेट्टी। पापा भास्कर शेट्टी एक ज्योतिषी होती है तो माँ लक्ष्मी शेट्टी एक हाउसवाइफ, मतलब एक कॉमन मिडिल क्लास फैमिली लेकिन अपने जड़ों से जुड़ा हुआ। ऋषभ शेट्टी बताते हैं कि एज अ किड टीवी पे जो भी फिल्में चल रही होती हैं वो किसी भी लैंग्वेज की हो, उन्हें समझ आए ना आए, अगर वो घर पे हैं तो टीवी बंद नहीं होता था। उस टाइम पे उन्हें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसी ने किया होता है तो वो होते हैं सैंडलवुड में 200 प्लस फिल्में कर चुके सबसे बड़े एक्टर डॉक्टर राजकुमार। ऋषभ उन फिल्मों के सीन्स और डायलॉग्स को याद करते और अपने एरिया में अपने पड़ोसियों के सामने छोटे छोटे एक्ट करके सबको एंटरटेन करते। अब जैसा कि ऋषभ शेट्टी का चाइल्डहुड कर्नाटका के कोस्टल एरिया में बीता था तो वहाँ पे होती है यक्षगान की परंपरा, जो कि कर्नाटका के कोस्टल एरिया में ही होती है, जिसमें नाटक, संगीत, खूब सारा मेकअप वगैरह शामिल होता है। बचपन से ही ऋषभ इससे जुड़ जाते हैं और 6th क्लास तक वो यक्षगान एक्टर के रूप में परफॉर्म भी करने लगते हैं। गांव की यात्रा, मंदिर का प्रांगण, जहां भी उन्हें मौका मिलता है वो स्टेज पे होते हैं और यही चीज उनके अंदर परफॉर्मिंग आर्ट्स का वो बीज भी बो देती है। मैं बहुत छोटा था 6th स्टैंडर्ड में,
उधर से थिएटर किया, नाटक में करता था, उसके बाद में फिल्मों में आया। मिडिल स्कूल के टाइम पर थोड़े दुबले पतले और शांत होने की वजह से ऋषभ को भी चाइल्ड बुली फेस करना पड़ता है। उनके क्लास के बच्चे उन्हें बहुत सताते हैं। रोज मार खा के घर आने की वजह से फाइनली उनका स्कूल ही चेंज करवा दिया जाता है। लेकिन दूसरे स्कूल में जाके होता है ठीक उल्टा। इतने टाइम से बुली सहता आया प्रशांत अब फिल्मों से इंस्पायर्ड होकर एक एंग्री यंग मैन बन चुका होता है। 10-12 के स्टैंडर्ड तक रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर प्रशांत के पापा उन्हें इस बार स्कूल नहीं बल्कि जगह ही चेंज करवा देते हैं। अपनी बीकॉम की डिग्री के लिए ऋषभ को बैंगलोर आना पड़ता है और यहीं से होती है प्रशांत शेट्टी की असली परीक्षा का प्रारंभ। पहली चीज ये कि उनकी इंग्लिश काफी कमजोर होती है। दूसरे, एक बिल्कुल ही नए शहर में वो राउडी वाला इमेज, वो रुतबा नहीं होता। फिर भी प्रशांत बैंगलोर के लिए इसलिए मान जाते हैं क्योंकि उसका सीधा रीजन होता है सिनेमा। उन्हें अच्छे से पता होता है कि सिनेमा में जाना है तो फिटनेस तो होनी चाहिए। इसलिए नए शहर में आकर वो रेसलिंग एंड जूडो जैसी एक्टिविटीज को अपना दोस्त बनाते हैं, जिसका फायदा उन्हें आगे चलकर भी बिल्कुल होता है। इसलिए आज 42 की एज में भी अपने फिल्मों के डेंजरस स्टंट्स खुद ही परफॉर्म करते हैं। एकदम फाइट, क्योंकि मैं आई वाज अ रेसलर, सो रेसलिंग में, जूडो में नेशनल हो गया था मैं कॉलेज के समय में। सो वो सब स्किल्स दिखाना है करके सोचता, ये पूरे करने को ये फिल्म में अपॉर्चुनिटी मिला। इसी बीच प्रशांत शेट्टी को फिल्म इंडस्ट्री में आशा की किरण नहीं बल्कि पूरा का पूरा रोड मैप दिख जाता है और उस रोड मैप का नाम होता है उपेंद्र राव। ऐसा इसलिए क्योंकि उप्पी सर भी कर्नाटका के उसी पार्ट उडुपी जिले से ही होते हैं जहाँ से ऋषभ शेट्टी आते हैं। एएन उपेंद्र जैसी मूवी से उन्होंने अपनी पहचान भी बना ली होती है। इसी बीच प्रशांत शेट्टी कॉलेज के ड्रामा में भी पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात काफी सारे इंटरेस्टिंग लोगों से होती है। ऋषभ कहते हैं कि दिस वाज द टाइम व्हेन माय इमैच्योर इंटरेस्ट इन फिल्म्स एंड एक्टिंग अटेन्ड सम लेवल ऑफ मैच्योरिटी। कॉलेज में भी उनके परफॉर्मेंसेस से इंप्रेस होकर अक्सर लोग उन्हें कहते कि भाई तुम्हें फिल्मों में जाना चाहिए, अपना लक जरूर ट्राई करना चाहिए। लेकिन फिल्मों में कोई पहचान तो होती नहीं, बट सिनेमा की हर छोटी बड़ी न्यूज पे प्रशांत शेट्टी की नजरें जरूर टिकी रहती है। न्यूज़पेपर्स में वो सारे एक्टर, डायरेक्टर, टेक्नीशियंस के इंटरव्यूज जरूर पढ़ते, जिससे उन्हें कन्नड़ा के जग्गेश या ईश्वर गौड़ा की स्टोरी पता चलती है कि कैसे एज एन एडी यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करते उन्होंने डायरेक्टर को कन्विंस किया कि फिल्म में एक छोटा सा रोल दे दिया जाए और फिर आगे चलकर वो फिल्म में लीड हीरो भी बने। तो कुछ इसी तरह प्रशांत शेट्टी ने विजया कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, लेकिन पिताजी पर ज्यादा बोझ ना बनते हुए उन्होंने इसी टाइम पर घर घर जाकर वाटर कैंस पहुंचाने का छोटा मोटा काम भी किया। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत उन्हीं को मौका देती है जो उस मौके के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो कुछ इसी तरह एक दिन मल्लेश्वरम बेंगलुरु के एक इवेंट में शेट्टी भाव को वाटर कैंस पहुंचाने का काम मिलता है, जहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वो कोई इवेंट ना होकर एक फिल्म स्कूल का इनॉग्रेशन है। ऋषभ शेट्टी इमीडिएटली वहां पे कोर्स एंड फीस स्ट्रक्चर के बारे में पता करते हैं और अपने पानी का, होटल वगैरह का छोटा मोटा बिजनेस करके उन्होंने जो भी पैसे बचाए होते हैं उससे वो इस गवर्नमेंट फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा के लिए इनरोल भी कर लेते हैं। अपनी डिप्लोमा पूरी करने के बाद उनकी मुलाकात स्टंट मास्टर एमडी प्रकाश से होती है, जिसको ऋषभ पहले से ही जानते होते हैं। तो वही किसी तरह से उनकी मीटिंग एमएस इंदुमती, जो कि डायरेक्टर एएमआर रमेश की वाइफ होती हैं, उनसे करवा देते हैं। और तभी ये लोग एक फिल्म पे काम कर रहे होते हैं और वो फिल्म होती है साइनाइड। फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम हो चुका होता है, पूरी की पूरी टीम रेडी होती है। ऐसे में सिर्फ एक छोटी सी जॉब वैकेंसी बची होती है क्लैप बॉय की। सालों से दूर से देख और समझ रहे फिल्म इंडस्ट्री को सामने से देखने का मौका है ऋषभ शेट्टी के लिए बहुत बड़ी बात होती है और इसीलिए इमीडिएटली वो इस काम के लिए हाँ कह देते हैं। बाय द टाइम ये फिल्म खत्म होती है, इस इंटर्नशिप से ऋषभ शेट्टी को फिल्मों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल चुका होता है, खास करके डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद ऋषभ शेट्टी जगह जगह लोगों से बातें करके जुगाड़ बिठा के एज एन एक्टर बस एक फिल्म के लिए एड़ी चोटी का बल लगा देते हैं और हाल कुछ ऐसा ही होता है कि ओ गॉड बस एक बार दिला दे। इवन 6-7 फिल्मों में सेलेक्ट भी कर लिया जाता है एज एन एक्टर, बट सब के सब कहते हैं कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट 10-15 डेज बाद होगी और फाइनली उन्हें किसी भी फिल्म में कोई भी रोल नहीं मिलता। फिल्मों में डिप्लोमा किए हुए भी उन्हें 4-5 साल बीत चुके होते हैं और ये होता है ईयर 2007-8, जब जेब में पैसा नहीं होती और किस्मत में फिल्में। इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, इवन बॉम्बे आके ड्राइवर तक का काम करते हैं। मुंबई इज़ वेरी स्पेशल, मुझे तो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं यही मुंबई में 2008 में मैं अंधेरी वेस्ट में एक प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस में आई वॉज अ ऑफिस बॉय, एक प्रोड्यूसर का ड्राइवर था मैं। आज आप लोग एक सिनेमा क्या कर सकता है करके हम सोच सकते हैं कि आज आप लोग इधर तक पहुंच गए। पर आपने कभी नोटिस किया साउथ के कन्नड़ा एक्टर होने के बाद भी ऋषभ ठीक ठाक हिंदी कैसे बोल लेते हैं, हर जगह हिंदी में इंटरव्यूज कैसे दे देते हैं? क्योंकि मैसेबल इंडिया के इंटरव्यू में वो खुद कहते हैं कि ये बॉम्बे आने की वजह से ही वो हिंदी भी सीख पाते हैं। एक ऑफिस बॉय का काम कर रहा था मैं इधर बॉम्बे में, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा तो हिंदी आ रहा है। कैसे आप कब आए इधर? मतलब एक फिल्म आए थे बैंगलोर शूट करने के लिए जी। उस समय में ऑलरेडी 2 फिल्म में एडी का काम किया था, ठीक है। सो लेकिन उसके बाद मैं एक्टिंग ट्राई किया। सो उधर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी नहीं है, इधर एक्टिंग भी नहीं मिल रहा है। सो बहुत 5-6 साल गया, बहुत सारे फिल्म में हीरो का भी रोल मिला
लेकिन फिल्म टेक ऑफ नहीं हो रहा है। और कौन बनेगा करोड़पति में कहते हैं ना कि सीखना बंद तो जीतना बंद। ये बात बिल्कुल सही है कि आप जो भी सीखते हो लाइफ में कभी ना कभी उसका यूज जरूर होता है। बट इसी टाइम पर ऋषभ शेट्टी को समझ में आ जाता है कि इस तरह के ऑड जॉब्स करने से काम नहीं चलेगा, इसलिए वो उषा भंडारी से टीवी सीरियल्स में एडी के काम के लिए पूछते हैं, क्योंकि टीवी सीरियल के असिस्टेंट डायरेक्टर के काम में पर डे 500 तक मिल रहे होते हैं। बिग स्क्रीन ना सही लेकिन स्मॉल स्क्रीन पे एडी का काम आखिरकार उन्हें मिल ही जाता है। और उसी टीवी सीरियल के सेट पे एक दिन उन्हें मिलते हैं फ्यूचर में उनके सबसे अच्छे दोस्त अरविंद एंड रक्षित शेट्टी। सालों से चल रही तंगाली को देखकर प्रशांत शेट्टी के एक दोस्त उन्हें न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना नाम बदलने की भी एडवाइस देते हैं। और वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री में सभी का स्क्रीन नेम कुछ और ही होता है, इसलिए प्रशांत शेट्टी बन जाते हैं ऋषभ शेट्टी। और पहली बार अपने इस नए नाम के साथ वो खुद को रक्षित शेट्टी से इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन मन में ऋषभ शेट्टी के लिए परसेप्शन ऐसा ही होता है कि हम यहाँ पे घिस रहे हैं और इस नेपो किड को देखो, जो कि जनरली हर आउटसाइडर के दिमाग में चल रहा होता है। खैर ऋषभ शेट्टी को रक्षित अपनी अगली फिल्म तुगलक में विलन का कैरेक्टर दे ही देते हैं और इस फिल्म में रक्षित के साथ काम करने से उन्हें समझ में आता है कि बंदा अपने काम के लिए पैशनेट है। उनका डेडिकेशन देखकर ऋषभ शेट्टी का पर्सपेक्टिव बिल्कुल ही चेंज हो जाता है एंड दे बिकम गुड फ्रेंड्स। 2013 में अट्टाहास, लूसिया जैसी फिल्मों में छोटे मोटे कैरेक्टर प्ले करने के बाद ऋषभ फिर से रक्षित शेट्टी के साथ प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ करना उल्लिडी वारू कन्नडा थे जैसी फिल्म में भी काम करते हैं, जिसके एक्टर डायरेक्टर रक्षित खुद ही होते हैं। इस क्राइम थ्रिलर फिल्म की कहानी बड़ी दिलचस्प होती है। कृष्ण जन्माष्टमी पे हुए मर्डर को 5 लोग 5 तरीके से बिल्कुल ही अलग अलग कहानी सुनाते हैं। फिल्म में ऋषभ शेट्टी का कैमियो भी लोगों को बहुत पसंद आता है। और तुगलक के टाइम पे यानी कि 2012 में ही ऋषभ ने रक्षित को एक दिन बाइक राइड के टाइम पे एक फिल्म की कहानी सुनाई होती है। रक्षित को भी आइडिया बहुत पसंद आता है, इसलिए 2016 में फिल्म आती है रिकी, जिसमें बिग स्क्रीन पे फाइनली पहली बार ऋषभ शेट्टी को एज ए राइटर डायरेक्टर डेब्यू करने का मौका मिलता है और फिल्म में रक्षित शेट्टी लीड में होते हैं। रिकी जैसे फिल्म से एज ए राइटर डायरेक्टर ऋषभ का डेब्यू तो हो जाता है, लेकिन ये फिल्म उन्हें उनके तरीके से नहीं बनाने दिया जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर को इस नए डायरेक्टर पे उतना भरोसा नहीं होता। इसलिए फिल्म की कहानी में कॉमेडी ट्रैक्स वगैरह भी घुसाए जाते हैं और इस क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से ऋषभ शेट्टी फिर से एक फिल्म लिखते हैं जो कि 2018 में आती है और उस फिल्म का नाम होता है सरकारी ही प्रसाले। और यही वो फिल्म होती है जिसके एक्टर, डायरेक्टर, राइटर एवं प्रोड्यूसर भी खुद ऋषभ शेट्टी ही होते हैं। और यहाँ पे हम सोच के परेशान हो रहे होते हैं कि बंदा कांतारा में एक्टिंग और डायरेक्शन साथ में कैसे कर सकता है, लेकिन इससे पहले ही ऋषभ अपना सब कुछ दाव पे लगा के बैठे होते हैं। इस फिल्म के लिए उन्होंने लोन तक लिया होता है। गवर्नमेंट स्कूल पे बेस्ड इस फिल्म की कहानी लोगों को बहुत पसंद आती है और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का खिताब लेके जाती है। 100 डेज तक थिएटर में फोड़ती है और सिर्फ 2 करोड़ में बनी है फिल्म 25 करोड़ का कलेक्शन करती है। ऋषभ शेट्टी को इस फिल्म के लिए 66 नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का अवार्ड भी मिलता है और आज भी ये फिल्म IMDb पे 8.7 की रेटिंग के साथ खड़ी है। पर इस तरह की फिल्मों से ही ऋषभ शेट्टी क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की नजरों में अपनी जगह बना ही लेते हैं और ये भी दिखा देते हैं कि सिर्फ मारधार वाली एक्शन थ्रिलर या फिर मास मसाला फिल्में ही दबा के पैसे नहीं कमा सकती। अगर स्टोरी में दम हो तो इस तरह की फिल्में भी कलेक्शन करती हैं। 2018 में आई साही प्रसाले यानी इस गवर्नमेंट स्कूल पे बेस्ड फिल्म को इस तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स मिलने का कारण कहीं ना कहीं 2016 में आई ऋषभ शेट्टी की ही डायरेक्शन में बनी फिल्म किरिक पार्टी भी होती है। दरअसल इस फिल्म का ख्याल ऋषभ को बहुत पहले ही आया होता है, लेकिन ये कहानी 3 कैरेक्टर्स की होती है और उन्हें लगता है कि अगर कॉलेज डेज पे बेस्ड इस फिल्म को लेकर वो आएंगे तो सबको कहीं ना कहीं ये फिल्म 3 इडियट्स से इंस्पायर्ड या कॉपीड फिल्म लगेगी। इसलिए सिर्फ एक कैरेक्टर पे फोकस करके रक्षित को लीड में रख के और 4 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 50 करोड़ का कलेक्शन करती है। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी फिल्म भी होती है। रश्मिका मंदाना इसी फिल्म से डेब्यू करती हैं और डेब्यू फिल्म से ही उन्हें इतनी फेम मिलती है जिसे वो पचा नहीं पाती। खैर इस पे आगे बात करेंगे। और 2019 में अक्षय की बेल बॉटम से पहले ऋषभ शेट्टी भी फिल्म लाते हैं बेल बॉटम। नहीं, अक्षय ने रीमेक नहीं की होती है, दोनों फिल्में बिल्कुल ही अलग होती है और यही वो फिल्म होती है जिसमें ऋषभ एज अ लीड एक्टर डेब्यू करते हैं एज डिटेक्टिव दिवाकर। फिल्म की कहानी भी बड़ी दिलचस्प होती है, मतलब एक कांस्टेबल जो कि एक रॉबरी केस को सुलझाने के लिए डिटेक्टिव बन जाता है। ऋषभ शेट्टी से जब एक बार पूछा जाता है कि आप एक्टिंग के साथ डायरेक्शन का काम खुद कैसे कर लेते हो, तो वो 5 स्टार खाओ खुद जान जाओ टाइप आंसर देते हुए कहते हैं कि मैं इतना सोचता ही नहीं। इतनी फिजिकली डिमांडिंग होगी, हाउ डिड यू डू इट? अपने आप को कैसे डायरेक्ट किया? वही ज्यादा सोचता नहीं हूँ मैं। ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है, ज्यादा सोचता नहीं मैं। अगर एक कंटेंट मिला, एक सब्जेक्ट मेरे को स्ट्राइक किया, मेरे को ड्राइव कर रहा है, सो ये मन में आए तो मुझे वो होल्ड नहीं कर सकता हूँ मैं। पेशेंस थोड़ा कम है उसमें। शूट में है, शूटिंग करने समय में पेशेंस है, मुझे ज्यादा टेक्स्ट चाहिए तो वो करता हूँ, लेता हूँ। इन सब के बाद ऋषभ शेट्टी धीरे धीरे अपने सारे पत्ते खोलने स्टार्ट कर देते हैं। 2019 में ही वो कथा संगम जैसी 7 कहानियों वाली एक एंथोलॉजी फिल्म में एक्ट भी करते हैं और उसे को प्रोड्यूस भी करते हैं। इसी तरह अवाने श्रीमन नारायण जैसी फिल्म को भी वो को प्रोड्यूस करते हैं और उसमें एक्ट भी करते हैं। और अनलाइक सिनेमा वर्ल्ड में ही किसी के साथ अफेयर में पढ़ना, शादी करना, फिर सेपरेट हो जाने के बजाय ऋषभ शेट्टी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रगति से 2017 में फैमिली कंसेंट के साथ शादी कर लेते हैं, जो आगे चलकर ऋषभ का पूरा साथ देती है और एज अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर उनके साथ काम भी करती है।
You're also the costume designer in the film. Who's the boss on the set? Who's the boss at home? He is actually, I always call him, he's a God's child. Where did the fights happen? Where was Set only. set only? ज्यादा सेट में मिलते थे हम. Then who says sorry first? I say sorry because 9 years हो गए. बच्चों का भी स्कूल का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लिया. Do you know? Yeah, स्कूल में मैंने ही खुद गया था. तो एडमिशन कराने के बाद कभी गया? That one day I took his permission and he came. इसके बाद 2021 से 2022 तक ऋषभ शेट्टी काफी सारी फिल्मों में काम करते हैं, जैसे कि हीरो जिसके वो को राइटर को प्रोड्यूसर भी होते हैं, फिर गरुड़ा गमन वृषभा वाहन जो कि एक दो दोस्तों की ऐसी कहानी होती है जो आगे चल के खूंखार गैंगस्टर बनते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स उनकी दोस्ती में दरार ला देती है। आगे कहानी खुद देख लेना, काफी अच्छी फिल्म है। और इन सब के बाद कोविड के बाद हरिकथा अल्ले गिरी कथा जैसी फिल्म देने के बाद ऋषभ शेट्टी जो अब तक 2-5 करोड़ की फिल्में कर रहे होते हैं, उन्हें उनके करियर की सबसे महंगी फिल्म सीधा 16 करोड़ की फिल्म में एज अ राइटर, डायरेक्टर, एक्टर काम करने का मौका मिलता है। और वो फिल्म कौन सी होती है वो बताने की जरूरत नहीं है। इस फिल्म में क्या किया होता है वो तो आप सब जानते हो, लेकिन आप ये नहीं जानते होगे कि इस फिल्म को सिर्फ लिखने के लिए ऋषभ शेट्टी ने 1.5 साल का वक्त लिया था। कांतारा उनके लिए एक फिल्म नहीं बल्कि एक ऑब्सेशन, एक जुनून की तरह था, क्योंकि इस फिल्म से वो खुद को इमोशनली कनेक्ट कर पाए थे। वेरी इमोशनली कनेक्टेड फॉर सो मेनी पीपल। तो उसमें सिर्फ एक फिल्म है करके देख नहीं सकते हम. राइट. यू शुड बिलीव इन इट. जो इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए आपको, तो वो सब मानना है आप. यू शुड एक्सेप्ट दैट कि ये ओके, ये कर रहे हैं हम, ये बताने जा रहे हैं. ये फिल्म उनके गांव, उनके दैव की कहानी होती है। काफी सारे फैंस जब थिएटर्स में दैव का गेटअप करके चले जाते हैं तो ऋषभ शेट्टी उनसे अपील करते हैं कि प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि ये फिल्म उनके लिए सब कुछ है। अपना पैशन, डेडिकेशन एंड हार्डवर्क के बारे में बात करते हुए ऋषभ शेट्टी इमोशनल हो जाते हैं। आपको शायद ही पता होगा कि उनके बच्चों का एडमिशन भी वही कांतारा की शूटिंग वाली एरिया के आसपास करवा दिया जाता है, और फिल्म खत्म होने तक उनके बच्चे तक बड़े हो जाते हैं। अभी मेरा बच्चे लोग अभी स्कूल जा रहे हैं, वही उधर ही पैदा हो गया गाँव में, उधर ही अभी स्कूल जा रहा है. ये फिल्म किया वही बड़ा रिस्क है. फैमिली इज ऑलवेज इन अ टेंशन. जो अभी मैं शूटिंग निकलता हूँ उधर से प्रगति को टेंशन शुरू हो जाता है, क्योंकि जो क्या रिस्क आएगा, क्या होगा शूटिंग में, जो एक्शन सीक्वेंस में जो रिस्क था, एंड बिना बॉडी डबल और डूब के सब कुछ आपने किया, और लास्ट टाइम में भी, इस बार भी. और शायद इसीलिए 16 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 400 करोड़ का कलेक्शन करती है। पूरा इंडियन सिनेमा थर्रा जाता है। बड़े बड़े क्रिटिक्स और एनालिस्ट, सिनेमा के पंडित, प्रोड्यूसर्स को आज तक समझ नहीं आया कि इस फिल्म ने इतना कलेक्शन किया कैसे। और आपको शायद ही पता होगा कि कांतारा में एज एन एक्टर ऋषभ शेट्टी भी फर्स्ट चॉइस नहीं थे, बल्कि उन्होंने खुद पुनीत राजकुमार को इस फिल्म के लिए अप्रोच करा था। इवन ऋषभ शेट्टी ने उन्हें स्टोरी भी सुनाई थी और उन्हें फिल्म की स्टोरी भी काफी फैसिनेटिंग लगी थी, लेकिन बिजी शेड्यूल्स एंड प्रायर कमिटमेंट की वजह से वो फिल्म नहीं कर पाते और ऋषभ को वो उनके बिना ही फिल्म बनाने को कह देते हैं। ऋषभ की वाइफ के कन्विंस करने के बाद वो इस फिल्म में एज ए एक्टर काम करने को रेडी होते हैं। हाँ, तो अब रश्मिका वाली कंट्रोवर्सी में बात कर लेते हैं, जहाँ ऋषभ और रक्षित ने उन्हें मौका दिया होता है। उनकी पहली फिल्म से उन्हें इतना फेम मिलता है, इवन रक्षित शेट्टी के साथ तो पब्लिकली शी वाज एंगेज्ड, बट वो कुछ ही दिनों में टूट जाती है। खैर, अपने सक्सेस के बारे में बात करते हुए 2023 में एक जेस्चर इमिटेट करते हुए वो उस प्रोडक्शन कंपनी का नाम लेना भी सही नहीं समझती जो उन्हें डेब्यू करने का मौका देती है। इसीलिए ऋषभ शेट्टी का करारा जवाब भी उन्हें मिलता है। And suddenly I got this call from this production house apparently. ज़्यादा से ज़्यादा मुझे न्यूकमर्स पसंद आते हैं क्योंकि वो ज़्यादा कैरेक्टर लगते हैं, जो बैगेजेस नहीं रहते हैं। और ये आप जो लिस्ट दिया है उसमें मुझे ज़्यादा इस टाइप ऑफ एक्टर्स को आई डोंट लाइक देम, लेकिन ये साई पल्लवी जी और समंता जी का जो काम बहुत अच्छा लगता है। इवन जब ऋषभ शेट्टी को सामंता और रश्मिका बस 2 ही ऑप्शंस दिए जाते हैं, फिर भी वो रश्मिका को रिजेक्ट कर देते हैं। रश्मिका मंदाना या समंथा, द एक्ट्रेस जो आप चाहेंगे कि आपके साथ जल्द से जल्द काम करें, रश्मिका या समंथा? समंता, आई लाइक हर परफॉर्मेंस। यस वाली कंट्रोवर्सी, कांतारा को लेके कहना कि मैंने अब तक नहीं देखी, इन सब से गुस्से में आकर कन्नड़ा ऑडियंस ही रश्मिका को बैन कर देती है। खैर, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। अगर आप इस टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो कमेंट में स्पैम करो रश्मिका कंट्रोवर्सी। कांतारा जैसी फेनोमेनल फिल्म देने के बाद ऋषभ शेट्टी को कितने ही ऑफर आए होंगे, लेकिन 3 साल तक वो अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट कांतारा चैप्टर 1 को देते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ये फिल्म सिर्फ 6 दिनों में 400 करोड़ का नंबर टच कर लेती है। हाँ, तो अब ऋषभ शेट्टी की
अपकमिंग फिल्मों में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहली है जय हनुमान। दरअसल पहले ऋषभ शेट्टी थोड़े हेजिटेट कर रहे होते हैं इस फिल्म के लिए, लेकिन प्रशांत वर्मा जब उन्हें फिल्म की स्टोरी सुनाते हैं तो ऋषभ शेट्टी को कहानी इतनी मस्त लगती है कि वो फिल्म के लिए इमीडिएटली हाँ कह देते हैं। और वैसे भी ये फिल्म उनके लिए ड्रीम कम ट्रू जैसा ही होता है। 200 करोड़ की ये फिल्म 2026 में आने वाली है, जिसमें ऋषभ हनुमान जी के कैरेक्टर प्ले करेंगे। वैसे ऋषभ से पहले ये फिल्म किसे ऑफर की गई थी वो आप हमें कमेंट करके बताना। इसके अलावा ऋषभ शेट्टी हमें छत्रपति शिवाजी महाराज पे बेस्ड एक फिल्म में भी दिखेंगे। इसके अलावा आनंद मठ नोवेल पे भी एक फिल्म आएगी। कांतारा चैप्टर 1 की अगली इंस्टॉलमेंट तो रेडी है और शायद से यूनिवर्स की भी तैयारी चल रही है। तो ये थी ऋषभ शेट्टी की एंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्मों के लिस्ट। अगर हमसे कुछ मिस हो गया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, हमेशा की तरह आपके लिए 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट, ऋषभ शेट्टी ने किस फिल्म में एज अ क्लैप बॉय का काम करा था? सेकंड, ऋषभ शेट्टी ने किस फिल्म को एज अ प्रोड्यूसर पहली बार प्रोड्यूस करा था? थर्ड, ऋषभ एंड रक्षित की पहली फिल्म का नाम क्या होता है? तो आंसर जरूर देना, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। वरना इस तरह की वीडियो लाने में हमें 10-12 दिन का टाइम लग जाता है। तो हमें फ्री में सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर रहे हो और हमें सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए हर हर महादेव। वैसे वाकई में बहुत अच्छी वीडियो थी, क्योंकि जितनी डिटेल में और स्ट्रगल की दिखाई गई, और जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ये बात बोली गई, मुझे लगता है कुछ वीडियोस ना बहुत सही टाइम पे आपके सामने आती हैं और पहुंचती हैं जब एक्चुअली में आपको उनकी जरूरत होती है, वाली जरूरत होती है। हाँ, वाकई में आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और आप चीज़ों को और लाइफ को समझना चाहते हो कि दिस इज़ नॉट द एंड, इससे आगे भी और ज़्यादा चीज़ें। तो मुझे लगता है इस तरह की जो बड़े बड़े लोगों की स्ट्रगल होती है वो कहीं ना कहीं पर आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि आप एक डिफरेंट नज़रिए से जो है वो चीज़ें देखें। हकीकत है, क्योंकि हम जब अपनी लाइफ की बात करते हैं ना, हमने ज़िंदगी में वैसे कुछ इतना खास अचीव तो नहीं किया होता, लेकिन हम जो भी करते हैं ना, अगर नहीं पूरा कर पाते, बड़ी कोशिश की थी, कर नहीं पाए, हुआ नहीं, ये हर्डल्स आ गए, इस तरह हो गया, उस तरह हो गया। लेकिन ज़िंदगी में वाकई जिन्होंने कुछ करना होता है और जो कर चुके होते हैं, जब आप उनकी लाइफ स्टोरी, उनकी स्ट्रगल सुनते हो ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि भाई आपको दरवाजे जो होते हैं ना बार बार खटखटाने पड़ते हैं, फिर कहीं जाकर जो है ना वो दरवाजे जो है आपके लिए खुलते हैं। अगर उनके आज अगर हम मैं अगर पर्सनली खुद बात करूँ, कंतारा से ही जो है मैं उन्हें जानना जो है वो शुरू हुआ हूँ कि भाई क्योंकि वो वाकई बहुत अच्छी एक मूवी है, तो वहीं से जो है मुझे उनके बारे में पता चला था। उससे पहले हो सकता है मैंने किसी मूवी में उन्हें देखा हो, लेकिन मुझे जो है ना याद नहीं है, क्योंकि साउथ की मूवी अक्सर आपको यूट्यूब पे डब जो है वो मिल जाती थी। लेकिन ज़िंदगी में आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि एक दिन आपने स्ट्रगल की, 2 दिन स्ट्रगल की और तीसरे दिन आप गए नहीं मेरे से नहीं होता, मैं तो इतना कुछ कर चुका। इस तरह वाकई में कुछ नहीं होता जब आप वाकई में बहुत बड़े बड़े लोगों को देखते हैं। देखो, स्ट्रगल के साथ जो वीडियो में बोला गया ना, पहले ये वाला एक पॉइंट मेरी लाइफ में मिसिंग था, बट ऑब्वियसली विद टाइम आपको चीज़ें समझ आती हैं। जब आपको यूनिवर्स समझाना शुरू हो जाती है, आपको तैयार रहना पड़ता है, आपको अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी पड़ती है, फिर चीज़ें। हम ये बात ज़रूर करते हैं, आपको मेहनत मुस्तकिल मिजाजी यानी कि कंसिस्टेंट होकर फोकस होकर करनी पड़ेगी, बट आप कितने रेडी हो उस अपॉर्चुनिटी को उसी टाइम पर ग्रैब करने के लिए कि आपने अपने आप को तैयार किया हुआ, अपना होमवर्क किया हुआ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ना अचीवमेंट्स को लेकर ना मेरी थोड़ी सोच अब काफ़ी चेंज हो गई हुई है। पहले मुझे मतलब हम लोग ना अचीवमेंट्स में बहुत सारी मटेरियल चीज़ें ऑनेस्टली इंक्लूड करते हैं अपनी लाइफ में। मैं यहाँ पर जब भी विजय राज सर की जो लाइन्स हैं वो मेरे दिमाग में घूमती हैं और मुझे बहुत परफेक्ट उनकी लाइन्स लगती हैं कि आप ज़िंदगी में किसी भी स्टेज पर हो ना, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है ना, तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं। और यही हकीकत है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी चाहे अचीवमेंट्स कम है, ज़्यादा है, जो भी है, जो आपका पैशन जितना भी है, आप उसके अकॉर्डिंग अगर उस स्टेज पर आप इंटरनली पीसफुल हो ना, तो आपकी अचीवमेंट्स हैं। और इसी को अचीवमेंट मान लो, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा अमीर लोगों की ज़िंदगी में भी किसी किस्म का सुकून नहीं देखा। मटेरियल चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके पास है, सारी दुनिया को पेरेंटली यही लग रहा होता है कि बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, लेकिन वो अंदर से खुश ही नहीं होते। सो ये चीज़ें मुझे लगता है कि सोचने वाली होती है। बाकी ऋषभ सर की जो जर्नी है, मुझे इंडियन जितने भी एक्टर्स हैं या बड़े बड़े लोग हैं, चाहे मैं वो क्रिकेटर्स की बात करूं, किसी भी फील्ड की बात करूं, एक चीज़ जो मुझे उनकी सबसे ज़्यादा पसंद है ना, वो ये कि वो अपनी स्ट्रगल को ना हमेशा प्राइड से बताते हैं। वो छुपाते नहीं है कि हमने छोटा काम किया। क्योंकि मैं यहाँ पर हमारी फेक सोसाइटी को देखती हूँ ना, यहाँ पर लोग अक्सर जब एक लेवल पे पहुँच जाते हैं ना, तो उनको लगता है कि बस हम शुरू से इसी लेवल पर थे, हमारा जो हमारा पास्ट है
वो भूल भूल जाते हैं, लोगों को बताने में वो शर्माते हैं। मुझे लगता है आपको नहीं शर्माना चाहिए। और ये चीज़ मैंने सीरियसली इंडियन से सीखी है कि किस तरीके से, जैसे ऋषभ सर भी हैं, स्पॉट बॉय का बताते हैं कि वो स्पॉट बॉय का काम करते थे, ड्राइवर का काम किया उन्होंने, जो वाटर टैंक्स हैं उनका काम किया। फिर अगर हम लोग बात करें जो क्रिकेटर हैं इंडियन, यार क्या ना, पांडे की बात करें, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, जो उनका बचपन जिस तरीके से गुजरा है, किस तरीके से उन्होंने मेहनत की। सो मुझे ये सब चीज़ें बहुत इंस्पायर करती हैं और मुझे सच में यकीन होता है इंडियन साइड को देखकर, ये चीज़ मुझे यकीन होता है कि वाकई में एक गरीब और एक हम्बल बैकग्राउंड का इंसान भी बहुत बड़ा इंसान जो है वो बन सकता है। भाई देखें, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप जो है ना अपनी चीज़ों को जो है वो एडमिट कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारी ज़िंदगी में ये एक फेज जो है वो रहा हुआ है, बजाय इसके कि आप वो तुरम खां बन जाएं कि भाई हम तो तुरम खां बनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कि भाई हम तो शुरू से बड़े रईस हैं। तो वो चीज़ें जो होती है ना, आप फिर आगे जब सोसाइटी में लेकर चलते हैं तो वो खराबियां जो है वो और ज़्यादा जो है पैदा होती है, बजाय इसके कि आप अगर जो है ना रियलिटी बताएंगे ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे जो एक उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी कर सकते हैं। हाँ, एक लोअर मिडिल क्लास या जो लोअर क्लास फैमिलीज होती हैं, वो जो है उनके अंदर ना एक उम्मीद की किरण जो है वो पैदा होती है कि भाई हाँ, अगर वो जो है यहाँ से उठकर वहाँ पर जा सकते हैं तो हम भी अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करके यहाँ से वहाँ जो है वो जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को यही बताएंगे नहीं भाई हम तो जद्दी पुश्ती अमीर हैं, हम तो बस क्या नाम लेते हैं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं और यही हमारा सब कुछ है, तो वो फिर सोसाइटी का माइंडसेट भी जो है वो उसी तरह जो है वो बनता रहेगा हमेशा से। और एक सोसाइटी का जो माइंडसेट होता है, जो सिस्टम रहता है, वो आपके ऊपर बहुत असर करता है, आपकी सोच पर बहुत ज़्यादा नो डाउट आपके कंट्री के एलीट्स जो हैं, खासतौर पर सेलिब्रिटीज़ की अगर मैं बात करूँ ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो करती है। हाँ, और इंस्पायर करती है लोगों को। बिल्कुल। मैं इस लिहाज से तो मैं कहूँगी भाई इंडियंस वाकई में बहुत इंस्पायर करते हैं, उनकी स्टोरीज, जो उनकी जर्नी रहती है। बाकी ऋषभ सर की जो एक हम लोगों ने आज पूरी उनका बैकग्राउंड सुना है, बहुत अच्छा लगा है जानकर। और जैसे कांतारा प्रीक्वल जो अभी रिलीज हुई है, 6 दिनों में उसने 400 से भी ज़्यादा क्रॉस कर लिया है। इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा और बिजनेस जो है वो करने वाली है। अभी सिर्फ 1 हफ्ता भी पूरा नहीं गुजरा और जब रिलीज होगी OTT पर डेफिनेटली हम भी ज़रूर देखेंगे। अभी तो मेरा मूड ये बन रहा है कि मैं दोबारा से कांतारा 1 जो है ना वो दोबारा से देखूं, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, तो मेरा तो अभी ये मूड बन रहा है। सो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको जो बड़े बड़े लोगों की जर्नीज होती है, जो एक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं अपनी लाइफ में, वो कितना इंस्पायर करती है, कितना मोटिवेट करती है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना।